स्टार्ट है। देखो आज हम लोग चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का आज से क्लास स्टार्ट है, ठीक है। आज कितना हो गया? 27 अगस्त ना। 27 अगस्त से सेकेंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट है और ये सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए का क्लास है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं इस सेमेस्टर में, ठीक है। जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड फिजिक्स 2 का एक यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज आप लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होंगे ये नोटिस देख करके जी आप लोग का फॉर्म भरा रहा है, क्या अब आप लोगों का एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या आप प्रमोट होंगे इस पर। तो आप लोग टेंशन मत ले, ठीक है। आप लोग का फॉर्म भराएगा ये श्योर है, आप लोग फॉर्म भरिएगा ये भी श्योर है, ठीक है। बट आप लोग का एग्जाम नहीं होगा ये भी श्योर है, आप लोग प्रमोट होइएगा इसमें 100% श्योर है। जो प्रमोट होगा आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आप लोग का फॉर्म जरूर भरा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर रहे, बट टेंशन मत लो। यदि सपोज डेट यदि आप लोग का एग्जाम लेता है, यदि बाद में नोटिस रिलीज करता है एग्जाम का, तो हम 10 दिन का टाइम लेंगे और उस 10 दिन में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पूरा प्रत्येक पेपर का हम री करके आप लोग को लाइव और ऑफलाइन दोनों करके हम दे देंगे, ठीक है। स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे से, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है वो एक बार, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का क्लास करवाया जाएगा, इसलिए एक बार आप लोग टेक्निकल पॉइंट, ठीक है, जरूर आए ऑफलाइन क्लास करके। और जो बच्चे इस सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लास परचेज करना चाहते हैं वो पॉलिटेक्निक गुरु नाम से एक एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, उस पर आप क्लास परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास चार्ज ओनली हम 2000 रुपीज रखे हैं, तो जो भी बच्चे इच्छुक है ऑनलाइन क्लास परचेज कर सकते हैं। ये मेरा डेमो क्लास है, आप देख सकते हैं। मेरा वीडियो यदि पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, मेरा लिखाने का लैंग्वेज अच्छा हो, तो आप इजीली क्लास परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे खास करके दरभंगा पॉलिटेक्निक के या जो अदर पॉलिटेक्निक जो दरभंगा में रहते हैं, वो खास करके इलेक्ट्रिकल के बच्चे वो यहाँ जरूर आके पढ़ लें, ठीक है। इसलिए कि मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज ये करता हूँ, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल का ब्रांच पेपर नहीं पढ़ाता है। यदि कोई मास्टर आपको झूठ बोल रहा है तो आप उससे बस इतना जाके पूछिए, जो यदि आप ब्रांच पेपर इलेक्ट्रिकल का पढ़ाते हैं तो आप अपनी क्लास का टाइम बताइए किस टाइम में पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ाता, आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक बात, पैसा आपका, सोच समझ आपका, जिंदगी आपका, करियर आपका है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पढ़ना है, ये आपकी इच्छा है, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, आप यहीं पढ़िए, लेकिन जहाँ भी पढ़िए सोच समझ के पढ़िए। क्योंकि बहुत सा कोचिंग वाला है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में देखे होंगे, जो आपसे रुपया तो ले लिया होगा लेकिन आपका सिलेबस ही नहीं किया, ऐसे मास्टरवा को चप्पल खोल के जाके चपला दीजिए, ठीक है, ओपन बोलते हैं, ठीक है, जाके चपला दीजिए ऐसे टीचर को जो आपका पैसा लेकर के पैसा खा गया और आपका सिलेबस समाप्त करके नहीं दिया है, ठीक है। नाटक करता है जो 1 घंटा के क्लास में आधा घंटा वो बकवास करेगा और आधा घंटा स्लोली धीरे धीरे पढ़ाएगा, अगर बाप सिलेबस खत्म करेगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 दिन में यदि सिलेबस नहीं खत्म करेंगे तो 5 जो भी आपका ऑफलाइन चार्ज 5000 और ऑनलाइन चार्ज 2000 हम लेंगे वो रिटर्न करके दे देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हम लोग देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है या सीधा करंट होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल आप कह सकते हैं जो चार्ज का जो फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से चार्ज का जो बहाव होगा, क्या चार्ज के रूप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, होल्स होता है या आयंस होता है, ये सब चार्ज कहलाते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर से चार्ज का जो फ्लो होगा, चार्ज का जो प्रवाह होगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई डाउट है? किसी कंडक्टर से जो चार्ज का फ्लो होगा वो आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से। एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट में जनरली सीधा बोल देगा आपको टीचर जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम प्राय कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को प्राय स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
या आई ऑफ टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। करंट का जो ऐसा यूनिट है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग एमीटर कहते हैं, ठीक है। यानी एमीटर के द्वारा किसी सर्किट में करंट को मेजर किया जाता है। एमीटर जो होता है हमेशा किसी भी सर्किट में वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। आगे हम पढ़ाएंगे जो एमीटर सीरीज में ही क्यों कनेक्ट होता है, पैरेलल में क्यों नहीं करते हैं, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग करंट पे तो आगे हम लोग चले तो करंट दो प्रकार का है, एक आपका डायरेक्ट करंट और दूसरा आपका है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एक है आपका डायरेक्ट करंट, एक है अल्टरनेटिंग करंट। अब हम कल बताए थे जो डायरेक्ट करंट क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट करंट जो होता है ना वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी जो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। यानी द करंट व्हिच ऑलवेज फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। कोई दिक्कत, जो करंट हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करेगा उसको डायरेक्ट करंट कहेंगे, ठीक है। और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट क्या है, सिंपल कह सकते हैं जो करंट, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। दोनों किसी कंडक्टर, ये कंडक्टर है तो इधर से इधर भी जाएगा और इधर से इधर भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। जो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करंट। और जो करंट बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, the current which can flow in both direction is called alternating current। यानी जो करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, और जो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहेंगे। एक काफी वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या अंतर होता है, कहने लग रहा हूँ। देखो एक बात तो सिंपल है, जो मास्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस खत्म नहीं किया है उसके यहाँ तो बच्चा को पढ़ने के लिए जाना ही नहीं चाहिए सेकंड सेमेस्टर में। नहीं तो जो कमीना फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिलेबस नहीं खत्म करवाया उस सेकंड सेमेस्टर में करवाएगा, लूट लेगा, ठीक है। यहाँ लूटने का तरीका चलता है, इसलिए लूटने से बचना है तो पैसा आपका है, सोच समझ आपका है, कहाँ पढ़ना है आप सोचिए। और स्पेशल इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उन्हें तो मैं ओपनली कहूँगा वो एक बार टेक्निकल पॉइंट जरूर आए, यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाया जाएगा। और इलेक्ट्रिकल का 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक यहाँ क्लास चलता है और अभी भी चल रहा है। आप यदि टाइमिंग, यदि आपको लगता है जब हम झूठ बोल रहे हैं, जब हम ब्रांच पेपर नहीं पढ़ाते हैं, तो याद रखिए सुबह में 5:30 AM से इलेक्ट्रिकल का 5th सेमेस्टर का क्लास चलता है, ठीक है। और 8 बजे से, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर एलई का क्लास चल रहा है, ठीक है। 6th सेमेस्टर का सिलेबस इनफ हो चुका है, ठीक है। तो अभी इस दोनों का चल रहा है, बाकी जगह भी आप पता कर लीजिएगा आपका मास्टर का पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, ठीक है। और सिलेबस समाप्त नहीं किया, अभी एग्जाम लेगा तो क्या होगा सोच लीजिए, ठीक है। चाहे ऑनलाइन वाले भाई हो चाहे ऑफलाइन वाले भाई हो। तो हम लोग देखेंगे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या अंतर है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट करंट और दूसरे तरफ हम लोग देंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या अंतर होता है। देखो हम ये चीज कभी नहीं करेंगे कि पूरा बोर्ड पे पूरे भर देंगे उसके बाद आपको कहेंगे छापने के लिए फिर समझाएंगे, इतना कोरिया मास्टर हम नहीं है, ठीक है भाई। फास्ट चलते हैं और फास्ट चलेंगे, मेरे साथ यदि पढ़ना है चलना है तो फास्ट बन के चलो, ठीक है। स्लो बन के चलोगे तो कछुआ के चाल चलोगे तो रास्ते में रह जाओगे, ठीक है। वो जमाना कहानी ये नहीं है, ये रियल लाइफ होता है, ठीक है। क्योंकि एक सेशन में सोच लो 8000 बच्चा आता है ना, कोई 11,000 बच्चा एडमिशन लेता है, सिर्फ 11,000 बच्चा ले रहा है, तो भाई 11,000 बच्चा में और प्रत्येक साल जॉब कितना निकलता है, मुश्किल से 500 सीट निकलता है और बच्चा तैयार होता है 11 बच्चा। कहाँ से आएगा भाई, ये कहाँ जाएगा 10,500 बच्चा।
घास काटेगा नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा? लोग कहता है बेरोजगार है ना, कभी ना खुद के कारण से बेरोजगार है, रोजगार वो खुद अर्न कर सकता है, उसमें जुनून होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राफ का, डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा होता है और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसा होता है। तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी इसमें करंट का मैग्नीट्यूड लगभग कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और यदि हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, ये लगभग साइनोसॉइडल होता है। ये अलग अलग टाइप का साइनोसॉइडल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ट्रायंगल वेव भी होता है, लेकिन मेनली ये साइनोसॉइडल होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ जो होगा ये साइनोसॉइडल होगा और ये आपका कांस्टेंट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कोई डाउट है ग्राफ में? ठीक है, दोनों ग्राफ याद रहेगा इजीली, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट में आप दोनों का डिफरेंट डायरेक्ट करंट ये हमेशा क्या एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेगा, यानी ये यूनि डायरेक्शनल होगा। देखिए कोई पूछ सकता है यूनि डायरेक्शनल क्या होता है? जैसे यूनि डायरेक्शनल एक ही तरफ से करंट फ्लो करेगा, एक ही तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो यूनि डायरेक्शनल उसको बोलते हैं। कभी कभी आएगा टॉपिक एक आ जाएगा यूनि डायरेक्शनल डिवाइस क्या होता है या यूनि डायरेक्शनल एलिमेंट क्या होता है। तो जिस एलिमेंट से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसको यूनि डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, उसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, उल्टा नहीं फ्लो कर सकता। तो आपका डायरेक्ट करंट जो होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और ये जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल मतलब ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। कहने का मतलब ये मान लीजिए यदि आपका रजिस्टर है, ठीक है, तो इधर से भी करंट फ्लो कर सकता है और इधर से भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करंट ऐसा नहीं होता, ये हमेशा एक डायरेक्शन है। इसमें करंट का डायरेक्शन एक ही होता है, इसमें दोनों तरफ करंट का डायरेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, थर्ड पॉइंट दोनों में अंतर, ठीक है। डायरेक्ट करंट का पोलैरिटी फिक्स होता है, यानी जैसे किसी बैटरी में डायरेक्ट करंट जो होगा उसका प्लस और माइनस टर्मिनल फिक्स होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है एक मिनट के लिए प्लस है माइनस है, हमेशा के लिए ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा और माइनस माइनस ही रहेगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव भी ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। लेकिन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में आपने देखा था अभी इसका ग्राफ, इसमें क्या था, हाफ साइकिल के दौरान पॉजिटिव है और हाफ साइकिल के दौरान क्या है, नेगेटिव है, यानी इसका पोलैरिटी क्या होगा, चेंज होगा। अल्टरनेटिंग करंट का पोलैरिटी आपका चेंज होते रहेगा। डायरेक्ट करंट का पोलैरिटी फिक्स्ड होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का पोलैरिटी क्या होता है, चेंज होता है। कोई डाउट? देखिए डायरेक्ट करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसमें जीरो फ्रीक्वेंसी होता है। डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जीरो। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में जो फ्रीक्वेंसी होता है और इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है यूज होता है और अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होता है, ठीक है। तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल का टॉपिक में फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, यानी जीरो फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन एसी में फ्रीक्वेंसी होता है कितना, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। दूसरी बात, डीसी करंट को हम लोग डीसी करंट को डायरेक्ट करंट को ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। डीसी करंट को हम लोग ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। पूछेगा क्यों नहीं कर सकते हैं सर, यदि हम लोग डीसी करंट को ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं तो एनर्जी का लॉस बहुत ही ज्यादा होता है। तो एनर्जी लॉस ज्यादा होने के कारण से डीसी करंट को हम लोग ज्यादा दूरी तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक ज्यादा दूरी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, डीसी सर्किट जो है ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर को शामिल करता है। डीसी सर्किट डीसी डायरेक्ट करंट में सिर्फ आप रजिस्टर इंक्लूड होता है, लेकिन अल्टरनेटिव में आपका रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों इंक्लूड होता है। इस तीनों होता है इसमें, ठीक है। किसी भी डीसी में सिर्फ रजिस्टर होगा, लेकिन एसी में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों होगा। डीसी का पावर फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, लेकिन एसी का जो पावर फैक्टर होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है।
ठीक है, 0 और 1 के बीच में रहेगा। लेकिन डीसी सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा 1 रहता है। क्या आगे पढ़ेंगे सर पावर फैक्टर क्या होता है, जब आएंगे नहीं। आप लोग का एक पेपर है ना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे ये सारा टर्म। डोंट वरी, इलेक्ट्रिकल का बच्चे हैं और इलेक्ट्रिकल का हम टीचर हैं, तो एक भी पॉइंट छूटने वाला है नहीं। जरूर होगा सर, संडे को प्रैक्टिकल भी हम करवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हर संडे को हम प्रैक्टिकल करवाएंगे इलेक्ट्रिकल का, इतना याद रखो। A to Z, जब तक तुम लोगों का 6 क्लियर होगा ना, A to Z इलेक्ट्रिकल का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज पूरा हो जाएगा। कहीं से आपसे पूछे, कहीं से भी, ये ऐसा ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे ना जो मास्टर तो सोचता भी नहीं होगा। उसके बाद है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना डीसी का, वो कांस्टेंट होता है। डीसी का जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट होता है, लेकिन एसी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, ये वैरी करते रहता है। ठीक है, डीसी का जो वेव फॉर्म होता है, डीसी का वेव फॉर्म वो या तो कांस्टेंट होता है या तो पल्सेटिंग होता है। डीसी का जो वेव फॉर्म होता है या तो पल्सेटिंग होता है या तो कांस्टेंट। पल्सेटिंग समझते हैं क्या होता है, और कांस्टेंट देखिए ऐसा हम ग्राफ खींच रहे हैं, ये आपका कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और पल्सेटिंग देखिए इसको पल्सेटिंग कहते हैं, हल्का हल्का चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग। देखिए पल्सेटिंग कहने का मतलब है, पल्सेटिंग करंट क्या होता है, जब जिस डीसी करंट में एसी का कुछ मात्रा बच जाता है ना, उसको पल्सेटिंग करंट कहते हैं, समझे। यदि डीसी में एसी का कुछ, ये हम रेक्टिफायर जब भी पढ़ाते हैं उस टाइम बताते हैं ये सब चीज़। रेक्टिफायर नहीं, ये हम उस टाइम बताते हैं जब आपको फिल्टर पढ़ाएंगे तब। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाना है रेक्टिफायर, फिल्टर, ये सब चीज़। अभी फर्स्ट सेकेंड ही है, लगभग बता दिए। टाइम के साथ तो सर इसमें भी क्या टाइम के साथ ये भी इंक्रीज करता है किसमें क्या बोलना चाहते हो क्लियर कि डीसी जो है बैटरी को सर तो डिस्चार्ज होना शुरू, उसमें भी जो उसका अमाउंट क्या, हाँ इसका भी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लेकिन लगभग ठीक है, इसका उसके कंपेयर में देखा जाए तो इसका कांस्टेंट होता है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट नहीं हो, कोई डिफरेंस है तो उसके कंपेयर में दिखा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कांस्टेंट है बढ़िया, लेकिन एक्चुअल हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट नहीं है, ये भी वैरी करेगा, इसमें कोई शक नहीं। श्योर है। दूसरी बात ये है डीसी करंट का जो सोर्स होता है वो आपका बैटरी होगा या डीसी जनरेटर होगा, लेकिन एसी करंट का जो सोर्स होता है वो अल्टरनेटर होता है या आपका मेन लाइन हो गया, यानी जो पावर स्टेशन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, पावर प्लांट वो हो गया। तो डीसी को आप बैटरी या डीसी जनरेटर से तैयार करते हैं, और लेकिन एसी को आप लोग या तो अल्टरनेटर या तो आपका मेन लाइन, जो मेन लाइन है, ठीक है, एसी लाइन जो है पावर हाउस जो है उससे हम लोग तैयार करते हैं, वो इसका सोर्स होता है। इतना आपका अंतर है, लगभग टोटल हम 10 डिफरेंस दोनों के बीच में बता दिए हैं, ठीक है। 10 डिफरेंस आपका एग्जाम में काफ़ी है, 4 नंबर में ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो एक बार हम आप लोग को, ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखे डीसी में, डीसी में क्या देखे, डीसी में पावर फैक्टर कितने था, 1 था। एसी का पावर फैक्टर कितना था, 0 और 1 के बीच था। इसमें फ्रीक्वेंसी 0 था, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था इंडिया के लिए। इसमें आपका रजिस्टर होता है, इसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सब होता है। ये इसका जो ग्राफ लगभग, इसका ग्राफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसका साइनसॉइडल होता है। इसका वेव फॉर्म कांस्टेंट या पल्सेटिंग होता है, इसका साइनसॉइडल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर सब होता है वेव फॉर्म, ठीक है। डीसी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फॉलो करता है, ये आपका दोनों डायरेक्शन में फॉलो करता है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है एसी का वो चेंज होते रहता है, ठीक है। डीसी का सोर्स बैटरी था या जनरेटर था, एसी का सोर्स आपका अल्टरनेटर था, ठीक है। ये सब आप लोग इजीली लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं बहुत ही मेन टॉपिक, रेजिस्टेंस। ये पॉज होता है, आप बकवास मत करो, ठीक है, मौका नहीं।
देखो हम लोग चलेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होता है ना, देखो दुनिया में जितने भी मटेरियल है ना, सबका एगो गुण होता है क्या करने का, अपोज करने का। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं हो जो किसी न किसी चीज का अपोज ना करे। कोई अच्छाई का अपोज करता है, कोई बुराई का अपोज करता है, क्या है ना भाई, अच्छाई का भी अपोज करता है, बुराई, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मान लो जो खराब लड़का है वो बुराई का अपोज करेगा, सॉरी अच्छाई का अपोज करेगा, और जो अच्छा लड़का है वो बुराई का अपोज करता है। होता है ना। एक चीज देखो ध्रुव सत्य है, भले ही हम क्लास में मजाक में जो भी बोलते हैं ठीक है, पर एक चीज याद रखना, ठीक है, खास करके स्पेशली हम बताते हैं गर्ल्स के लिए, हम बताते हैं जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे आज तुम मार्केट में कभी निकलते होगे, तुम लोग तो बराबर है, दिखता होगा लड़की जा रही है बाइक पे, कमीना सब जाता है और उल्टा पुल्टा कुछ से कुछ कमेंटबाजी करता है, ठीक है। हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं, बहुत जगह देखे हैं और बहुत बार देखे हैं, ठीक है। बाइक से जा रहा है और ठीक है, और कुछ घटिया कमेंट कर दिया और निकल गया, ठीक है, और या कुछ, ठीक है, जैसे तो ये सब एक गलत है। ऐसे ऐसे को, ठीक है, क्या करते हैं, पूरा मेरा आदि बस चले ना, ऐसे ऐसे तो पूरा शरीर चाकू से काट के सब नमक मिर्च गुंडी का छिड़क के मार देना चाहिए, ठीक है। बर का पोस्टर अगर गाँव में लगा देना चाहिए, एकर बेटा ठीक है छेड़खानी करने में मास्टर माइंड था, ताकि साला उसका घर में किसी के द्वारा जल्दी शादी न करे हुए, ठीक है। ये सब गलत है भाई। अब इसका मतलब क्या है भाई, प्यार और ये छेड़खानी दोनों अलग चीज है सर। प्यार राजी से होता है और ये आपका जबरदस्ती है, किसी को तंग करना हो गया, ठीक है। और कि को क्या हक मिला है आपको जो किसी लड़की को आप गाली दीजिएगा, जिसको आप जानते तक नहीं है, पहचानते नहीं, आपका कुछ वो की नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ का अपोज होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और हर लड़की को हम कहते हैं यदि ऐसा कोई लड़का करता है तो वहीं पे अपना सैंडल खोले और दोनों गाल पे एक एक सैंडल खींच के मारे, ठीक है, एकदम सही है। एक चीज याद रखो, ठीक है, हमेशा चाहे हर लड़की किसी न किसी को तो बहन होगी, इसमें कोई शक नहीं है सर। कोई मेरी भी बहन है तो ये भी किसी की बहन होगी, सब किसी की बहन होगी, ऐसा कोई शक नहीं। जो ऐसा नहीं है जो कोई अपने आप आकाश से लॉन्च हो गया, ठीक है, वही एलियन तो बन गया है, नहीं है, ठीक है, ठीक है सर, कोई नहीं है, ये एक अलग मैटर है, ठीक है। बट देखो नहीं भी हो तो क्या, मुँह बोली भी होता है ना, इतना तो मुँह बोली भी सगी से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, मुँह बोली में इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब मेरे हाथ में 4 राखी है अभी, जबकि मेरी तो 2 ही सिस्टर थी, 2 राखी कहाँ से आ गया, अल्टरनेटिंग आ गया, तो ये एक अलग है। चलो चलिए हम लोग आते हैं, तो यही रेजिस्टेंस पे आ रहा है। तो किसी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज जिसके कारण से वह अपने अंदर करंट के फ्लो का अपोज करती है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो खुद से होकर पास होने वाले करंट का क्या करती है, विरोध करती है, उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू व्हिच दे अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और उस डिवाइस को, उस एलिमेंट को अपोज करने वाले मटेरियल को रजिस्टर कहते हैं। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसका सर्किट सिंबल जो होता है, ये सर्किट सिंबल होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम होता है, ये ओम का सिंबल है, ओम का सिंबल है, ठीक है, ये ओम होता है, ये रेजिस्टेंस, ये ओम। चलिए आगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यदि हम ओम्स लॉ के अनुसार देखें, ओम्स लॉ के अनुसार क्या रिलेशन था, R बराबर V बट्टा I था, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज और करंट का क्या है, एक रेशियो है, क्या भाई हम अभी रेजिस्टेंस पर आ रहे हैं कि अभी हम करंट और वोल्टेज पर आ रहे हैं, ओम्स लॉ में एक बार बोले जब ओम्स लॉ पर आ रहे हैं, हम बोले ओम्स लॉ के अनुसार हम उसका फार्मूला यूज कर रहे हैं सर, ओम्स लॉ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन पढ़ाएंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है। बट अभी जहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला हमको चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस होता है।
आप यहाँ पे एक चीज डायरेक्ट देख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस जो है ना वो करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। मतलब सिंपल है, अपोज जितना ज्यादा होगा करंट का फ्लो उतना ही कम होगा, और अपोज जितना कम होगा करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। एक सिंपल देखिए ना, एक रोड है और रोड पे मान लीजिए रोड जो है वो एक मेटल वो रजिस्टर्ड, रोड रजिस्टर्ड हो गया और रोड पर जो भीड़ भाड़ है वो रेजिस्टेंस है, और आप साइकिल से जा रहे हैं, आप करंट है। तो रोड पे भीड़ जितना कम होगा साइकिल उतना तेजी से आप चलाइएगा, और भीड़ जितना ज्यादा होगा आपका स्पीड उतना कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। अब है किस किस बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो कौन सा फैक्टर है जिससे आपका किसी कंडक्टर का, किसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सर सिनेमा इधर चल रहा है, उधर का देख रहे हैं, लेकिन बात कीजिए मुझसे। ये सब सब्जेक्ट क्या रिलेटेड बात कर रहा है। आइए सर, तो रेजिस्टेंस जो है किसी मटेरियल के मेनली दो बात पे डिपेंड करता है। एक तो इस कंडक्टर की लेंथ पे, इसकी लंबाई जितना ज्यादा होगा ना भाई रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब किसी कंडक्टर की लंबाई जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, लंबाई जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसका तो सीधा साफ मतलब है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कोई डाउट? दूसरी पॉइंट ये देखिए, रेजिस्टेंस ये मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कंडक्टर है, कोई तार है। अब ये मान लीजिए ये इसका जो मोटाई जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सरफेस एरिया होता है और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कहता है भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अब देखिए वो सिंपल बात बताएं, मान लीजिए 100 आदमी एक रोड पे है, तो मान लीजिए रोड जितना ज्यादा चौड़ा होगा, ठीक है, रोड जितना ज्यादा चौड़ा होगा, आप मान लीजिए लोग उतना ज्यादा दूर दूर होगा तो साइकिल उतना तेजी से आप निकाल सकते हैं क्या। और रोड जितना कम चौड़ा होगा आप क्या होगा भाई, उतना कम भीड़ ज्यादा होगा, आपको उतना ज्यादा होगा। कोई बात है, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। मतलब वायर की तार की मोटाई जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा, और तार जितना ज्यादा पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसलिए तो देखते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा करंट पास करना होता है वहाँ पे मोटा तार लेते हैं। क्यों? तो यदि वायर यदि मोटा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा पास करेगा। सिंपल सी बात है। दोनों को यदि हम मिला दें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो एल वाई, या रो बराबर आर ए अपॉन। यदि रो का यूनिट निकाले तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है मीटर। कट जाएगा तो क्या बनेगा ओम। कोई डाउट है? बट आप यहीं पे आपको सवाल ये खड़ा करेगा, इसका डिफरेंस को बोलते हैं, रो को हम लोग रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी? कल ही हम इसका डिफिनेशन बहुत अच्छा से बताए थे आप लोग को, ठीक है। किसी कंडक्टर के क्या रखिएगा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया, दो चीज पे, लंबाई और तो किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के द्वारा जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। किसी कंडक्टर के यूनिट एरिया समझते हैं, इकाई लंबा, इकाई क्षेत्रफल और यूनिट लेंथ, किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के द्वारा जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और इसका यूनिट हम देखें तो यूनिट हम निकाले चुके हो ओम मीटर। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। देखिए इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं,
ये 1/r होता है। मतलब रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको क्या कहेंगे? कंडक्टेंस कहेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। G बराबर 1/r। बताओ इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था, तो ओम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ओम इनवर्स या महो। इसका यूनिट की बात करें आप ओम इनवर्स लिखिए या उल्टा कर दीजिए। कोई डाउट? एक आपका टर्म आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1/ρ। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या यदि इसका यूनिट का बात करें तो क्या होगा? देखिए इसका यूनिट क्या था रेजिस्टिविटी का? ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर। इसका हो जाएगा पर ओम पर मीटर। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं रजिस्टर कलर कोडिंग। इससे पहले कार्बन रजिस्टर था, क्या दिखाए थे ना कार्बन रजिस्टर? देख लीजिए कार्बन रजिस्टर क्या होता है। देखिए अभी से 100-150 साल पहले रेजिस्टेंस के रूप में हम लोग नॉर्मली तार का यूज करते थे, टंगस्टन का, ये क्या कहता है प्लेटिनम का, ठीक है, क्रोमियम का, इस सब का हम लोग यूज करते थे। लेकिन होता क्या था, ये सब का ये मेटेलिक होता है, क्योंकि मेटेलिक है, मेटेलिक होने के कारण से इसका रेजिस्टेंस क्या था? कम होता था। और ज़्यादा रेजिस्टेंस यदि चाहिए तो भारी कंडक्टर लेते थे, ज़्यादा बड़ा लेते थे भारी, तो उसका वजन वेट यानी बल्कि हो जाता था, भारी हो जाता था। ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था और वो इतना बड़ा होता कि उसको सर्किट बोर्ड से डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट सब दिमाग लगाने लगा। सोचा पहले दिखता था जो ये क्या कहता टेलीफोन था, इतना बड़ा रहता था, धीरे धीरे अब कहाँ आ गया, इतना छोटा सा आ गया। पहले छोटा है सब बड़ा, ठीक है, तो ये चीज होता है। पहले तो कितना बड़ा टीवी रहता, अब एलईडी इतना पतला आ गया, क्या एकदम धीरे धीरे। पहले एलसीडी आया था, फिर आपका एलईडी आया एलसीडी के बाद। तो ये कार्बन रेजिस्टेंस ये क्या था? तो नॉर्मली क्या था उन सब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसका एक तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता था और दूसरा भारी होता था। तो दिमाग लगा बोला बेटा कुछ ऐसा सोच जिसका रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो और हल्का भी हो, लाइटर भी हो। तो दिमाग लगाते लगाते खोज करते करते कार्बन का रजिस्टर बनाया गया। कार्बन का यूज करके यानी सेरामिक कोर पे कार्बन का परत चढ़ा के एक रजिस्टर तैयार किया गया जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू काफी ज्यादा था और वजन में वो काफी हल्का भी था। उसी को नाम दिया गया कार्बन रजिस्टर। ठीक है, एक ऐसा रजिस्टर जो सेरामिक कोर पे कार्बन का परत चढ़ाने से बनता है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू काफी ज्यादा होता है और वो हल्का भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन रजिस्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके सेंट्रल में एक कोर होता है और ये कोर किसका बना होता है? सेरामिक मटेरियल का बना होता है और इसके ऊपर में चारों तरफ, ठीक है, कार्बन का परत चढ़ा दिया जाता है। एक फिल्म, पतला फिल्म चढ़ा दिया जाता है, कार्बन का परत रहता है। ठीक है, इसी को कार्बन रजिस्टर हम लोग बोलते हैं। आइए हम लोग आते हैं मेनली रजिस्टर्ड कलर कोडिंग के ऊपर। ठीक है, तो रजिस्टर्ड कलर कोडिंग याद आया? क्या बनाए थे? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। क्या उससे अच्छा होता है गॉर्जियस। कौन सी? से उससे सिंपल हम लोग को लगता है याद करने में, याद रखिए। ठीक है, इसका याद करने का ट्रिक है। ठीक है, बेबी रॉय
Great Britain had a very good wife. बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक याद कर लीजिए तो पूरा कलर कोडिंग याद हो जाएगा। क्या याद हुआ? क्या लिखा है? क्या पढ़ के नहीं, जिसको नहीं देखना है अपना मन से बोलना, आँख बंद करके बैठिए, आँख बंद कीजिए। Black, brown, red, orange, yellow. मैं सीधा ये बता नहीं नाम क्या दिया। बीबी रॉय जी जी कहाँ से आ गया भाई? सीधे बीबी रॉय था। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। तुमको याद हुआ साली? क्या? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। याद रखो भाई, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। आइए इस ट्रिक को हम लोग फॉलो करवाते हैं। कलर लेते हैं, डिजिट लेते हैं, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, टेम्परेचर, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, टेम्परेचर इफेक्ट था ना। चलिए मेनली आपको ये चार चीज याद रखना है, कलर, उसका डिजिट, उसका मल्टीप्लायर और उसका टॉलरेंस। उसका उतना नहीं लेना देना है, ठीक है? हमें मेन चाहिए चार चीज चाहिए। तो हम लोग इस ट्रिक पे बैठाते हैं। ट्रिक क्या है? बी बी, तो पहला बी से आपका आता है ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, आर से ओ से ऑरेंज, जी से बी से फिर से ब्लू, ग्रेट ब्रिटेन हैड ए, इसका कुछ नहीं होता है, वेरी गुड वाइफ, बी से जी से ग्रे, डब्लू से व्हाइट, उसके बाद आपका गोल्ड, सिल्वर, ब्लू कलर। याद रहेगा? इसको कभी बुलाना भी नहीं भाई। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। मुझे तो बहुत दिन पहले याद आ गया था। चलिए अब इसका डिजिट की बात करें तो 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या कोई दिक्कत? इस तीनों का हम लोग डिजिट नहीं लेते हैं, ठीक है? ये डिजिट में आपका नहीं आएगा। ये सब सुनिए ना, कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप इतना कोई डाउट है यहाँ पे? 0 से स्टार्ट कीजिए, नंबर कर जाइए। अब ये मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में क्या काम कीजिए आप? 10 का पावर कर दीजिए, सेम चीज, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5। ये आ जाएगा। इसके बाद बात करें टॉलरेंस का, तो टॉलरेंस में ये 3 कलर का हम लोग लेंगे। गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और नो कलर है तो 20%। हाँ टॉलरेंस मेनली 3 का ही लेते हैं, 20%। मेनली इसी तीनों का लेते हैं। इसका भी होता है पर मेनली आपको यही मिलेगा। ये नो कलर कोई कलर नहीं रहेगा वहाँ। अभी बताते हैं, एक जेड चीजें बताएंगे। चलो बात टॉलरेंस भी हो गया, टेम्परेचर इफेक्ट सबका अलग अलग होता है, ठीक है? वो लोग देखेंगे। मेनली हम ये 4 चीज देखेंगे, ठीक है? यही 4 चीज आपको याद रखना है। आई होप आप लोग याद रखिएगा। इसका पूछता नहीं, आप लोग को नहीं करना है। थर्ड में आइएगा तो बनाएंगे, सब चीज अभी नहीं बनाएंगे। दिखा दिए हो इसका ही 6 कलर जर्नी दिखाएंगे, 6 कलर बैंड का रजिस्टर। वहाँ पे तभी पूछिएगा ना कि सर क्या है, छठा कलर का क्या काम है, बताना पड़ेगा ना तभी। जनरली जो है आपका मास्टरवा सब 4 कलर वाला पढ़ाता होगा, 5 कलर 6 कलर से पढ़ाता है, बहुत को नहीं पता होगा 5 कलर 6 कलर। आइए तो हम लोग मान लीजिए एक बात, सबसे पहली बात सबसे पहली बात एक चीज ये है, जो हमने बोला था रेजिस्टेंस जो है ना वो करंट का अपोज करता है। तो भैया रेजिस्टेंस करंट का अपोज काहे करता है? ये क्वेश्चन आप किसी भी से पूछ के दीजिए जाके,
किसी भी इलेक्ट्रिकल के बच्चा से जाके पूछ लीजिएगा, मेरे यहाँ के बच्चा छोड़ के कोई बच्चा बता देगा तो हम जो कहिएगा वो मान लेंगे, 100 रुपये 500 रुपये इनाम देंगे। कोई बच्चा नहीं बताएगा कि रेजिस्टेंस करंट का अपोज काहे करता है, ये गारंटी देते हैं। बच्चा तो छोड़ना, मास्टरवा भी फंस जाएगा कितना, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इधर भी मास्टर हो सकता है। अब सामने से पढ़ा रहा है तो एक्सप्रेशन किधर दे, पीछे की ओर तो रह देंगे भाई, सिंपल सी बात है। एक्सप्रेशन तो हमेशा सामने ही आ जाता है ना भाई। हम मान लो एग्जाम्पल ही देते हैं, तो जो सामने में रहता है उसी के ऊपर में देते हैं, जो नहीं रहता है उसका एग्जाम्पल थोड़ी लेते हैं, ठीक है। तो हम ये चल रहे थे, तो रेजिस्टेंस आखिर करंट का क्यों अपोज करेगा। देखो होता क्या है, जब आप किसी रेजिस्टेंस को करंट दोगे, ठीक है, ये मान लो रेजिस्टेंस है, जब इसको करंट दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका करंट जब ये मिलेगा ना इलेक्ट्रॉन को, उसको गति आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो वो क्या काम करेगा, जिस अब देखो सिंपल है, नॉर्मल कोई बच्चा, जैसे बच्चे भी बैठी हुई है, इसके जेब में भी 10,000 रुपया दे दे, बोले जाओ खर्चा करो, तुरंत मार्केट जाएगी, तुरंत वो दुकान, दौड़ के वो दुकान, पूरा इधर उधर ऐसे उतावला हो जाएगी, पता चलेगा रोड पे टकरा भी गई किसी साइकिल मोटरसाइकिल वाला से, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन को भाई काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है करंट के कारण से, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नून वॉक सब स्टार्ट कर देगा, मतलब वो घूमना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही सब मूव करेगा तो एक दूसरे से टकराएगा। देखते हो, जब भाई आदमी गरीब हो उतना जल्दी झगड़ा नहीं कर रहा, रुपा तो नहीं हो जाएगा, नहीं चाहिए झगड़ा करना चाहेगा, ये होता है ना भाई, ठीक है। जब तक कमजोर है तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, तनी ताकत जितना हो गया दिखाने मिलेगा, टकरा ही हो रहा है, तो ये होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, टकराते हैं। भैया एक बात याद रखो, जब भी टकराओगे तो घाटा होगा, फायदा तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, और टकराने के कारण से क्या होते हैं, एक दूसरे के मोशन का अपोज करते हैं, जिनके कारण से उनका मोशन क्या होगा, घट जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो करंट था भाई, और मोशन ही घट गया इलेक्ट्रॉन का, तो करंट तो घट ही जाएगा, मतलब करंट का अपोज। तो कोई पूछे तो सिंपल कहिएगा, जो जब रेजिस्टेंस को करंट दिया जाता है, रेजिस्टेंस से करंट पास करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स घूमना स्टार्ट कर देता है, और मूव करने के दौरान एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और टक्कर के कारण से एक दूसरे के मोशन का अपोज करते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस जो है करंट के फ्लो का अपोज करता है। कोई डाउट है क्या? उसमें तो भाई इधर उधर टकराते रहता है। जब करंट सप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट करता है, जब करंट सप्लाई नहीं रहता तो करंट भी घूमता है। क्या? जब करंट नहीं रहता है तो करंट भी घूमता रहता है, जब करंट सप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट घूमता है। हां, कांस्टेंट घूमेगा, नहीं टकराएगा नहीं। क्या यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा होता है, रेजिस्टेंस अपोज कैसे करता भाई? रेजिस्टेंस का मॉलिक्यूल से अपोज होता है सर। क्या? इलेक्ट्रॉन्स के भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आया? इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिकल है? आपका कहना सही था, मेरा कहना 100% सही है, ठीक है, 1% ही गलत नहीं है। दूसरे वाला गलत। आइए, सर जब बढ़िएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्या न्यूट्रल बॉडी का इलेक्ट्रॉन सभी मूव करता है सर, सॉलिड है तो एकदम जगह भी रखता है, उसका नहीं मूव करता, और उसको करता है, जब उसको हीट दिया जाता है तो जैसे ही गति आएगा ना भाई मूव करेगा, सिंपल सी बात है। चाहे काइनेटिक एनर्जी उसको जैसे काइनेटिक एनर्जी, देखो भाई अब एक बात कहोगे, जब करंट पास करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? यदि हम करंट पास किए तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? तो जब करंट पास करते हैं तो उसमें हीट उत्पन्न होता है, पढ़ाएंगे अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। करंट जब पास करते हैं तो हीट उत्पन्न होता है, और उस हीट के कारण से इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलता है, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण घूमना स्टार्ट करता है, और घूमने के दौरान वो टकराता है, और टकराने के कारण से मोशन का अपोज करता है, जिसके कारण से वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। इससे ज्यादा क्या होता है उसमें? अब आइए हम लोग कलर कोडिंग में हम लोग देखते हैं कलर कोडिंग। मान लीजिए कोई रजिस्टर है, 4 कलर है इसका, पहले 4 कलर के लिए बताते हैं, ठीक है। 4 कलर बैंड, कोई 4 कलर है सर, ठीक है, और इसका हमें बोले जो रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए। कोई पूछेगा सर कलर कोडिंग का जरूरत क्यों पड़ा, कलर कोडिंग का क्या काम है, पूछ सकता है ना भाई। तो कहिएगा रेजिस्टेंस के कलर को देख के उसके वैल्यू को निकालने के लिए कलर कोडिंग का जरूरत पड़ता है, समझे। किसी रेजिस्टेंस को कलर सकल सूरत कर देख के, ठीक है, उसका वैल्यू निकालना है। हाँ,
जैसे किसी लड़की को तुम लोग देखते हो ना शक्ल सूरत, उसके बाद उसको कैरेक्टराइज करते हैं किसी लड़का का या किसी आदमी का, उसी तरह से एकरो यहाँ शक्ल सूरत को देख के बताएंगे भाई तो करते बेवकूफ अगर औकात बताना है भाई ये कितना इसका औकात है, क्या देखिए इसकी कलर देखिए गोर है कि करिया है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई 4 कलर आपको दे दिया है। पहला कलर मान लीजिए आपका ब्राउन है, दूसरा हम रेड लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, रेड ऑरेंज, और ये मान लीजिए हम गोल्ड लेंगे। 4 कलर हम ले लिए, ठीक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज और गोल्ड। एक चीज याद रखिएगा, आप कहिएगा सर इसमें पहला कलर कौन किसको माने, तो ये चीज याद रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर हमेशा लास्ट में होगा, ठीक है। जिधर आपका गोल्ड और सिल्वर होगा वो आपका लास्ट कलर माना जाएगा, और जिधर ये नहीं होगा वो पहला कलर माना जाएगा। इसमें कलर का काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 और चौथा। कोई दिक्कत, चूंकि इधर गोल्ड या सिल्वर था तो इधर हम लास्ट कलर इसको मानेंगे, 4th नंबर इसको देंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? अब 4 कलर बैंड में कौन सा कलर क्या शो करेगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए आपका पहला 2 कलर जो होगा, फर्स्ट 2 कलर जो होगा आपका, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। और आपका 3rd कलर जो होगा ये मल्टी प्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, और 4th कलर जो है ये आपको टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिक्कत 4 कलर था, पहला 2 कलर किसको रिप्रेजेंट किया, डिजिट को, तीसरा कलर मल्टीप्लायर और चौथा कलर टॉलरेंस का। आइए हम लोग इन 4 कलर यहाँ पे हम एक एग्जांपल में लिए हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं इसकी सहायता से, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा। बताइए, पहला 2 कलर ब्राउन और रेड ये डिजिट शो करेगा। पहला कलर ब्राउन है, ब्राउन का डिजिट कितना है, रेड का डिजिट, मल्टीप्लायर देना है तो गुना दीजिए। ऑरेंज, ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, थर्ड कलर मल्टीप्लायर शो करेगा ना, 10 का पावर 3, ये कितना हो जाएगा 12, और 10 का पावर 3 है, इतना ओम हो गया, 12 किलो ओम कर लीजिए। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है ना, ये 12000 ओम हुआ ना भाई, तो 12000 ओम में तो 12 किलो ओम लिख सकते हैं ना इसको। तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ गया, 12 किलो ओम। क्या कोई डाउट है निकालने में तो बोलिए। अभी 14 कलर यूज नहीं किया, अभी 3 कलर यूज किया। अब देखिए मान लीजिए आपको किसी सर्किट में 12 किलो ओम का रजिस्टर यूज करना, लेकिन जब आप मार्केट में खरीदने के लिए गए तो 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिला आपके पास, तो इसके जगह पे हम लोग कितना वैल्यू का, इससे कितना कम या ज़्यादा वैल्यू तक का रेजिस्टेंस इसके जगह पे यूज कर सकते हैं, ये बताता है कौन, टॉलरेंस। टॉलरेंस से पता चलेगा जो इसके जगह पे इससे कितना कम या ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इसका टॉलरेंस निकालेंगे। और टॉलरेंस कैसे निकालेंगे, 12 कितना है, देखिए सबसे लास्ट कलर इसका कितना है, गोल्ड, और गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, 5% है, तो 5% ऑफ 12, 12 का 5% कितना होगा, इसको एक काम कीजिए, ओम में रहने दीजिए, काटने में आसानी रहेगा। दो जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60, 600 ओम आ गया। टॉलरेंस कितना आया, 600 ओम है। इसका मतलब है जो 12000 के जगह पे हम लोग 12000 से 600 ओम ज्यादा तक, यानी 12600 ओम, और 12000 में से 600 ओम कम, यानी 11400 ओम तक का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। यानी हम लोग जो रेजिस्टेंस इसके जगह पे यूज कर सकते हैं वो 12000 प्लस माइनस 600, यानी रेंज इसका कितना हो जाएगा, 11400 से लेकर के 12600 तक। इतना इस रेंज इसके रेंज बीच का जो रेंज होगा, इसमें से किसी भी रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। तो टॉलरेंस निकाल लोगे जी, सीधा उसका परसेंटेज निकाल लो। कोई बोलेगा कितना उसके जगह पे यूज कर सकते हैं,
तो अपना प्लस माइनस कर दीजिए। रजिस्टर या सर रजिस्टेंस। भाई वही बात है, रेजिस्टेंस ही निकालते हैं। रजिस्टर तो डिवाइस होगा, रेजिस्टेंस ही निकालेंगे ना, रजिस्टर थोड़े निकालेंगे, रजिस्टर तो वो एलिमेंट हो गया, रेजिस्टेंस ही निकालेंगे। चलिए ये 4 कलर का था, 4 कलर बैंड, लेकिन 5 कलर बैंड हो या 6 कलर बैंड हो तब कैसे निकालेंगे? जनरली आपको इतना ही पड़ेगा सर, लेकिन हम आपको 5 से 6 तक का। मान लीजिए इसमें हम 6 कलर ले रहे हैं, एक चीज देख रहे हो भाई, इस बार हम इतना ही कहेंगे, इतना मेहनत से पढ़ो, ठीक है, जो आपको ये कभी लगे ही नहीं, जो कभी एग्जाम भी देना है, ए यार जब देना हो लेना होगा ले लेगा, ठीक है, जाएंगे छाप के चलाएंगे रह करके, इस तरह से पढ़ लो, ठीक है। और हर संडे को हम जब स्टार्ट कर देंगे उसके बाद हर संडे हम टेस्ट लेंगे भाई इस बार इसमें कोई कमी नहीं करने वाला है, ठीक है। और इस बार जो कोई ये कहेगा नहीं आएंगे, नहीं आना है बेटा सीधा छोड़ दे कोचिंग मेरा, कोई शौक नहीं है मुझे पढ़ाने का ज्यादा, उतना ज्यादा कराने का, ठीक है, नहीं तो बढ़िया से बेइज्जत करेंगे इस बार, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। डायरेक्ट गार्जियन को कॉल करते हैं ना तो गुस्सा आ जाता है, कुछ बच्चा को लग जाता है, जैसे उस लड़का था क्या था, ठीक है, जैसे शशांक था, ओपन है देखेगा अभी बच्चा वीडियो, ठीक है जैसे शशांक का कॉल कर दिए थे, एक दिन एकर कहिए थे, एक दिन क्या नाम है खुशी का किए थे, एक दिन छड़किनमा का किए थे, ठीक है। तो अंदर एक कहने दिया जाता भाई ये हम इसलिए आप नहीं पढ़ते तो हम नहीं करते थे, आप पढ़ना सर, इस बार से पढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसे पढ़ो, मेरे यहाँ पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा इस बार, न हम कोई मर्जी करेंगे न मर्जी करने देंगे किसी को, पढ़ना है तो पढ़ना है, इस तरह से पढ़ो ना जो डिप्लोमा क्लियर करने के 1 साल जाते जाते या 2 साल जाते जाते जरूर जॉब हो जाए, इस तरह से तैयारी कर लो। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा सर, ये जो सोच रखोगे, एक लड़का है 4th सेमेस्टर को हमको कॉल करता है कल, ठीक है, तो सर इतना बताइए ना, इतना पढ़ लेंगे तो मेरा जॉब हो जाएगा ना उसमें, मतलब बेटा घर पे तू बैठ के पढ़ते रहेगा और तेरा जॉब हो जाता है, किसी तरह से घिच घाच करके तू चोरी करके पॉलिटेक्निक पास कर लिया, वो भी बट कम नंबर से, उसके बाद तू सोचता है भाई 600 नंबर आर से कम जगह आया है ना, वो सब इधर उधर मत सोचो, ठीक है, हमेशा टारगेट ये रखो 600 प्लस, 600 ही नहीं, ठीक है, टैलेंटेड है, दम है तो 650 क्रॉस करने का ताकत रखो, बच्चा करता है इसके लिए मेहनत, 600 जिसको आ गया बहुत अच्छा मार्क्स मानते हैं, बट 600 अब आप टारगेट रखो 650 का, तभी आप अच्छा कर सकते हो, 750, 750 में टारगेट रखो 650 लाना है, ठीक है, उस तरह से पढ़ना पड़ेगा, और खास करके मोबाइल से दोस्ती कम करना पड़ेगा, मोबाइल से दोस्ती जितना ज़्यादा बढ़ाओगे आपका स्टडी पावर जो है उतना घट जाएगा, उतना आप कम कर पाओगे, ठीक है। मोबाइल 100% श्योर है सर, इसमें मोबाइल आपको जरूर बर्बाद करता है कहीं ना कहीं, अभी यदि सही कर रहा है तो गलत भी मोबाइल है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कहते सर यूज नहीं करो, मैं ऐसा बोला नहीं सर, आप यूज करो, सब चीज़ टाइम के अनुसार करो, लिमिट में करो, लेकिन पढ़ने भी आपका पहला प्राइमरी फोकस पढ़ने के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, आपका ठीक है मेन लक्ष्य जो है सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, अभी बाद में सारा चीज, और अगर साइड से कुछ कर तो मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं, वो भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई मेन होना चाहिए सर। और इसके उस चीज के चक्कर में यदि पढ़ाई को आप छोड़ते हो, कहीं ना कहीं इसको दरकिनार करते हो कि सर आज नहीं बनाए कल बनाए, ये आप मेरे साथ नहीं, मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, खुद अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये बात को याद रखो। आइए यहाँ पे हम लोग 6 कलर बैंड लेते हैं, ठीक है, 6 या 5 कोई भी यदि हो, तो इसमें से आपका फर्स्ट 3 कलर जो होगा ये आपको डिजिट को शो करेगा, चौथा कलर जो होगा वो आपको मल्टीप्लायर को शो करेगा, 5वां कलर जो आपका टॉलरेंस को शो करेगा। यदि 5 कलर तक होगा तो इतना ही चलेगा, 3 कलर डिजिट को, शुरुआती 3, चौथा कलर मल्टीप्लायर और 5वां डिजिट,
लेकिन यदि छठा कलर भी है तो ये आपको टेम्परेचर इफेक्ट को शो करेगा। कोई दिक्कत? सेम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें भी हो जाए। बिल्कुल। दिल्ली सर बाजार में 4 टिकट चलता है। क्या? दिल्ली बाजार में 4 कलर भी होता है, लेकिन 6 कलर का भी आता है। तो भाई मेरा पढ़ाने का काम है ना, हमको पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना। अब यही पढ़ाए जो एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो जो हम वीडियो क्वेश्चन सब में लिखाए थे उसी क्वेश्चन को करवा देते हैं। नहीं सर, मुझे ऐसे पता है। जैसे कल आप कल जो है क्या काम किया था, रिटर्न निकला है 6 वाला का, तो शाम रात में 6 वाला सब कितना बच्चा कॉल किया, सर से वीडियो क्वेश्चन दीजिए। तब तक नहीं, हम रात में कल 8 बजे रात में हम 6 सेमेस्टर का टोटल वीडियो क्वेश्चन का लंच लिखाए। आइए जैसे क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन ले ले? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, क्या ले सकते हैं? येलो रे, गोल्ड, 2, 4, 5, 5 ही कलर वर्ड, एक कलर और लेंगे ना, 5 ही कलर दिया नहीं, चलो 5 ही कलर। नहीं, पांचवा कलर टॉलरेंस होता है ना, तो क्या दिक्कत है? पांचवा कलर तो हम गोल्ड लिया, गोल्ड का तो 5% टॉलरेंस है ही है। दिमाग को कन्फ्यूज मत कीजिए सर। आइए सर, पहला 3 कलर किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? डिजिट को। देखिए ब्लैक का डिजिट कितने हैं? लड्डू, ब्राउन का 1, रेड का 2 ना, गोने। ऑरेंज का रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर। अरे क्या कलर लिए? 6 को ले लिए। चलो अब हुआ, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना है? ऑरेंज 3, 10 का पावर, फिर तो वही हो गया 12 किलो ओम आ गया। ठीक है, इसका टॉलरेंस निकालना है तो गोल्ड का 5% होता है, 12 किलो ओम का 5% निकाल लो, टॉलरेंस आ जाएगा। तो किसी का भी किसी भी रेजिस्टेंस को देख के आप उसका रेजिस्टेंस वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 5 कलर है तो याद रखिएगा 3 कलर आपका डिजिट होगा, चौथा कलर मल्टीप्लायर और 5वां टॉलरेंस होगा, और 6 कलर है तो छठा कलर आपका टेम्परेचर इफेक्ट शो करेगा। लेकिन यदि 4 कलर ही है तो 2 कलर डिजिट, तीसरा मल्टीप्लायर और चौथा टॉलरेंस। आई होप इसको आप लोग इजीली समझ गए।